हेलो एवरीवन, दिस इज शाहबाज और एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा एक सेशन है। आज 1-to-1 टॉक हम कर रहे हैं और आज हमारे सामने आदित्य सोनी जी हैं। और हाल ही में अभी एमपी एडीपीओ का रिजल्ट आया है जो एमपीपीएससी ने कराया था और फाइनल रिजल्ट आउट हो चुके हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और आज हमारे सामने एमपी के टॉपर जिन्होंने एमपी में या आप बोल सकते हो एआईआर फर्स्ट रैंक अचीव की है, आदित्य सोनी है। तो जानते हैं आदित्य सोनी की जर्नी कैसी रही उन्होंने और उनके वो सवाल जिनको हर बच्चा जानना चाहता है कि कैसे प्रिपरेशन की, कहाँ से प्रिपरेशन की, कौन कौन सी चीज़ों में दिक्कतें आई और क्या क्या चीज़ें हमें इन प्रिपरेशन में देखनी चाहिए। तो डायरेक्टली बात करते हैं 1-to-1 आदित्य के साथ। तो हेलो आदित्य, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं अनअकैडमी का और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर अवसर दिया कि मैं यहाँ पर आऊँ और अपने जो मत हैं और जो मेरी एक जुडिशरी एस्पायरेंट्स को जो भी जानने की इच्छा रहती है किसी भी बच्चे से कि कैसे प्रिपरेशन की जाए, वो अवसर प्रदान किया और कि मैं उनको बता पाऊँ। सबसे पहले आदित्य, आप थोड़ा सा अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से स्कूलिंग हुई आपकी और कैसे आप जुडिशरी का आपने सपना देखा। बेसिकली मेरा नाम आदित्य सोनी है, मैं सागर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। सागर से ही मेरी स्कूलिंग हुई थी और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से वर्ष 2021 में कंप्लीट हुई थी। जैसे कि जाना जाता है कि सागर विश्वविद्यालय का नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित है और डॉक्टर हरि सिंह गौर थे, वो खुद एक अधिवक्ता थे। तो मैं कहीं ना कहीं उनसे भी प्रभावित था और सागर में एक लॉ का अलग ही माहौल देखने को मिलता है। मेरे कुछ सीनियर्स थे जो ऑलरेडी जुडिशियल सर्विसेज में बहुत अच्छा कर रहे थे, कुछ सिलेक्ट हो चुके थे, कुछ ऑलरेडी हरि सिंह गौर से लॉ कर रहे थे। तो मैंने उनको देखकर और उस टाइम पे कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में सर्च भी कर रहा था। मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी तो मुझे लॉ करना ज़्यादा बेटर लगा और जब मेरी लॉ चल रही थी उस टाइम पे मैंने इस बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया कि मुझे अपना कैरियर किस फील्ड में बनाना है। कॉर्पोरेट में भी जा सकता था, गवर्नमेंट सेक्टर्स भी थे और भी एमएनसीज थी, तो मेरा डिसाइडेड था कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर ही चूज़ करना था। उसके बाद जब मैं अपने ये एकेडमिक में था तो मुझे सिविल जज के बारे में और एडीपीओ के बारे में पता चला। लकली जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो 2021 में वैकेंसी आ गई एडीपीओ की, जो बहुत लंबे समय बाद आई थी। तो मैंने इसका फॉर्म फिलअप किया एंड फर्स्टली तो मैंने इसके सिलेबस को देखा कि इसका सिलेबस क्या है। मुझे लगा कि मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, तो फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। फैमिली में क्या कोई जुडिशरी फील्ड से रिलेटेड था जिसको देख के आपको लगा कि मुझे जुडिशरी की तरफ जाना चाहिए? ऐसे डायरेक्टली तो मेरी फैमिली से कोई जुडिशरी में रिलेटेड नहीं था, लेकिन मेरे जो नेबर्स थे और मेरे पापा के दोस्त थे, उनके बेटे तो वो ऑलरेडी सिविल जज हैं, तो उनसे मैं ज़्यादा प्रभावित था। आप जैसे सागर यूनिवर्सिटी से हैं और बहुत नाम है सागर यूनिवर्सिटी का, तो स्टार्टिंग कैसी हुई जुडिशरी की प्रिपरेशन की? एडमिशन तो चलो हो गया, 12th के बाद आपने एडमिशन ले लिया होगा, लेकिन फिर वो जर्नी जो अपन बोलते हैं ना, एक जुडिशियल एस्पिरेंट की एक अलग से जर्नी स्टार्ट होती है जो कॉलेज से अलग होती है, वो आपकी कैसे स्टार्ट हुई जर्नी? बेसिक जैसे कि जो मेरा कोर्स था वो 5 ईयर कोर्स था, तो 5 साल का था, तो 3 साल तो आराम से मैंने एकेडमिक में ही अपनी लाइफ भी इंजॉय करी, कॉलेज लाइफ। उसके बाद मेरे कुछ सीनियर्स थे जिनका सिलेक्शन हो गया था और उस टाइम पे जो था 4th 5th ईयर का फेज होता है, उसमें कोई बच्चा होता है अपने कैरियर के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि उसे क्या करना है। तो मेरा डिसाइडेड था कि मुझे जुडिशरी में ही जाना है। मेरे सीनियर्स थे, उनको मैंने देखा, उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी सिविल जज में सिलेक्ट हुए थे। फिर जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो 21 में वैकेंसी आ गई थी एडीपीओ की। मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मैं इसके लिए इंदौर भी गया। फिर एक रहता है कि बच्चों को सिविल जज करना है, तो काइंड ऑफ मुझे भी सिविल जज करना था। मैं सिविल जज की कोचिंग करने के लिए इंदौर गया। मैंने कोचिंग ज्वाइन भी करी वहाँ पर, लेकिन मुझे पर्सनली मेरे लिए मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक बच्चे के अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। जब मैं कोचिंग कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि मुझे वो जम नहीं रही थी, तो मैंने वो कोचिंग छोड़ दी। फिर मैंने एडीपीओ का फॉर्म तो भरा हुआ ही था। जैसे ही एडीपीओ की डेट एक्सटेंड हो गई 5 दिसंबर 2021 में, जब पेपर नहीं हो पाया, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैं समझ गया था कि मुझे कोचिंग तो नहीं करनी थी, लेकिन एक मेंटर की आवश्यकता ज़रूर थी। मैंने इंदौर में बहुत ज़्यादा सर्च किया, मुझे कोई टीचर ऐसा मुझे नहीं मिला जो मुझे प्रॉपर गाइड कर पाए। हर टीचर के अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, हर बच्चे के अपने अपने एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मेंटर नहीं मिल रहा था। फिर मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ किया
मेरी वहाँ पर मुलाकात शहबाज सर से हुई। मैंने सर के वीडियोस देखे, लेक्चर्स देखे। सर ने मुझे हमेशा गाइड किया। तो 1 साल लगभग प्रिपरेशन करता रहा। उसी के बाद जब सडनली 8-9 महीने तक मैं प्रिपरेशन कर रहा था, सर के मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए, उनको बहुत अच्छे से डीपली स्टडी किया। सर ने हमेशा कोई भी डाउट आता था मैं सर से पूछता था फ़ोन लगा के, सर क्या है, इसमें क्या डाउट है। सर ने हमेशा मेरे डाउट्स भी क्लियर करे। सडनली जब सिलेबस चेंज हो गया तो हर एक बच्चा, कोई बच्चा होगा वो इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है और सडनली एकदम सिलेबस चेंज हो जाए तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाता है। उसके बाद जब ऐसा सिलेबस चेंज हुआ तो मैं भी डिमोटिवेट हुआ। मैंने सर को फ़ोन लगाया, सर से बात करी। मैंने सर से बोला, सर मुझे ऑफलाइन क्लासेस करनी है क्योंकि ऑनलाइन तो हो नहीं पा रही है और सिलेबस बदल गया है। सर ने मुझसे बोला आज छतरपुर आ जाओ। तो मैंने इंदौर छोड़ के मैं छतरपुर शिफ्ट भी हुआ। सर के पास 4 महीने रहा। पेपर भी मैंने छतरपुर में रहते हुए भोपाल जाकर दिया। जब मैं छतरपुर में रह रहा था भोपाल जाके पेपर दिया था मैंने। लकली मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। मैंने सर को बताया। एग्ज़ाम होने के बाद मैं श्योर था कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। मैंने सर को सारी चीज़ें बताई, मार्क्स काउंट करके बताए मेरे इतने इतने आ रहे हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं मतलब एक बच्चा होता है ना, एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब अपन किसी चीज़ को श्योर होते हैं किसी चीज़ को लेकर तो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं रिलैक्स मोड में चला गया। 3-4 महीने बहुत रिलैक्स मोड में रहा। फिर इसके बाद मुझसे सर ने बोला क्या है, तुम्हारा सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन अगर तुम अच्छे से कर लोगे तो मेरिट में भी आ सकते हो। फिर सर ने मुझे वहाँ से पुश किया। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपकी लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और एक ऐसा गुरु होना ज़रूरी है जो आपकी कमजोरियों को समझे हमेशा। थैंक यू आदित्य, आपने मतलब इतना अप्रिशिएट किया उसके लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जिनको गाइड करते हैं वो अप्रिशिएट नहीं भी करते, लेकिन जब बच्चा अप्रिशिएट आपको करता है तो बहुत खुशी मिलती है। तो सबसे पहले तो थैंक यू और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा आदित्य, तो आपने पूरा अपनी जर्नी बताई, लेकिन इस पूरे टाइम में एक अपन को बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स आते हैं जो डिफिकल्ट मूवमेंट्स होते हैं, जब हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। और कौन कौन सी, मैं ये जानना चाहूँगा, कौन कौन सी आपकी लाइफ में ऐसी जर्नी थी या जो आपकी जुडिशरी की जर्नी थी, कौन कौन सी ऐसी डिफिकल्टीज आपने फेस की? बेसिकली जब मैं इंदौर पहुंचा था तो आई वॉज नॉट श्योर अबाउट कि मुझे करना क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं सिविल जज और कहीं ना एडीपीओ के बीच में फंसा हुआ था। तो सबसे पहले तो मैंने ये डिसाइड किया कुछ टाइम लेके मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अब अल्टीमेटली एडीपीओ ही टारगेट करना है तो ये चीज़ बहुत अच्छी रही कि मैं उस चीज़ पर स्टक रहा। उसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और एक एडीपीओ की वैकेंसी से हम सभी जानते हैं कि बहुत टाइम के बाद आती है। कभी कभी इस बार तो शायद 5 से 6 साल बाद वैकेंसी आई थी और अब ये 9 साल हो चुके हैं, अभी तक ज्वाइन ही नहीं हुई इसमें। फिर भी ठीक है, टाइम टेकिंग रही प्रोसेस बहुत ज़्यादा पीएससी की, थोड़ा सा टाइम भी लगा, सिलेबस चेंज हुआ, डीमोटिवेट भी हुए, लेकिन ये था कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग्स में जो आपके लोग होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके गुरु होते हैं, वही आपके स्ट्रगल में ना सिर्फ आप स्ट्रगल नहीं करते हैं, आपके पेरेंट्स और आपके शिक्षक भी आपके साथ में बराबर स्ट्रगल करते हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है आदित्य, आपने ये चीज़ बताई। जैसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो एडीपीओ ये 1 डे एग्ज़ाम है, 1 डे एग्ज़ाम जो आपका 3 स्टेज एग्ज़ाम है उससे अलग होता है। तो आपने 1 डे एग्ज़ाम में टॉप किया है, तो 1 डे एग्ज़ाम में मेन किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है? क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स होता है यही आपके फाइनल सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा रोल बनता है। तो 1 डे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का ध्यान दिया जाना चाहिए? बेसिकली जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे जुडिशरी का एग्जाम है, कोई भी हम जुडिशरी रिलेटेड एग्जाम देते हैं, वेयर एक्ट इज मस्ट कंपलसरी। चाहे अब हम 1 डे एग्जाम दें, चाहे हम 2 फेज एग्जाम दें, रिटर्न मीन्स। तो मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है कि जो हर एक कीवर्ड होते हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव आप निकाल सकते हो, उनको टारगेट करता था मैं। कि कोई भी मैंने एक सेक्शन पढ़ा तो जैसे कोई अपील के डेज हो गए तो कितने दिन में होनी अपील, किसके समक्ष होनी है, इन चीज़ों को मैंने बहुत माइन्यूटली टारगेट किया था। चलिए, ये तो हो गई आपकी प्रीलिम्स की बात कि आपने प्रीलिम्स में बेयर एक्ट का कितना रोल है? जैसे बेयर एक्ट हमें पढ़ना या एमसीक्यू का क्या कोई रोल है इन एग्जाम्स में? बिल्कुल, बेयर एक्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी। बार बार आप बेयर एक्ट को रिवाइज करिए। मेरे तो फिक्स थे कि मुझे किस दिन कौन सा बेयर एक्ट पढ़ना है। मैंने अपने सेशंस बना के रखे हुए थे और इस हिसाब से मैं पढ़ता था। क्या कोई टाइम टेबल होना चाहिए या एक आइडियल टाइम टेबल या रूटीन क्या हो सकता है जुडिशियल एस्पिरेंट का? हर किसी के अपने अपने एक पर्सपेक्टिव होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई किसी के टाइम टेबल को फॉलो करे।
क्योंकि मैंने भी कभी फॉलो नहीं किया। मतलब मैंने अपना टाइम टेबल खुद का बनाया था, ये डिसाइडेड था कि मुझे कितना कितना टारगेट एक दिन में कंप्लीट करना है। तो मैं डिसाइड कर था मुझे चार एक्ट माइनर जो है वो मेरे कंप्लीट करने हैं, मुझे एमपीजी का इतना पोर्शन कंप्लीट करना है और करंट इतना देखना है। अब चाहे वो 8 घंटे में चाहे वो 12 घंटे में, इससे मुझे मतलब नहीं होता था, बस कंप्लीट करना है तो करना है। जैसे मैंने आपको देखा है कि आपने बहुत सारी स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी के आप में मूक बहुत लगाए आपने जी सर। और यूट्यूब में भी आपने बहुत सारे मूक लगाए, तो ये मूक का कितना फायदा मिलता है वनडे एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, मैं बात करूं प्रीलिम्स एग्जाम में, क्या इनका कोई बेनिफिट है? बिल्कुल इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हम पढ़ते तो रहते हैं, हमने अपने बैलेट पढ़ लिए, हमने उनको रिवाइज कर लिया, उनको लर्न कर लिया, लेकिन हमें याद कितना है, ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें मॉक देने से और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने से पता चलती है कि हमें कितनी एक्यूरेसी आ रही है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए वो अच्छा है, लेकिन उसके पहले सबसे पहले बैलेट में कमांड बनाना ज़्यादा जरूरी है। हाँ, जैसे आदित्य आपने बताया कि आप जुडिशरी की तैयारी करने इंदौर गए थे, स्टार्टिंग आपने वहाँ से की, आज आप एडीपीओ बन चुके हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा क्या इसके बाद भी आप सिविल जज की तरफ जाना चाहोगे? आपका कुछ और एम है अब या इसी को कंटिन्यू करोगे आप? नहीं सर, जैसे कि हर एक ह्यूमन बीइंग चाहता है कि लाइफ में और आगे बढ़े, और अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है, तो मैं बिल्कुल कुछ और टारगेट करूँगा, कुछ और एग्जाम्स दूंगा जिनमें मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ उन एग्जाम्स को, तो मैं ज़रूर आगे जाऊँगा। अच्छा, इंटरव्यू में के क्वेश्चन बारे में बताइए, कैसे क्वेश्चंस पूछेगा इंटरव्यू में? कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपको याद हो, आप डिस्कस करना चाहो, या कोई ऐसा मूवमेंट जर्नी जो पूरी आपकी एडीपीओ की जर्नी रही, इसमें कोई ऐसा मूवमेंट जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहो? प्रिपरेशन के टाइम में हर एक स्टूडेंट के जो टाइम पीरियड होता है उसमें बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स आते हैं जो अनफॉरगेटेबल होते हैं, कोई भूल नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो बेसिकली मेरा तो ये था कि एक कहने को ये होता है कि लोग बड़े शहरों की तरफ भागते हैं, मैंने बड़ा शहर छोड़ के छोटा शहर पकड़ा था कि मैंने इंदौर छोड़ा, मैं छतरपुर आया। मैंने सर के ऊपर मैंने हमेशा फेथ रखा कि सर ने जो बोल दिया मतलब वो सही है। आप अपने गुरु पे भरोसा रखिए, बहुत सही, आपकी सक्सेस में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। अपने इंटरव्यू के बारे में बताइए कि जो आपका इंटरव्यू रहा वो कैसा रहा? आपका इंटरव्यू कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए इंटरव्यू की? बेसिकली मैंने जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन थी वो सर से ही करी थी, सर ने ही मुझे गाइड किया था। ये मेरा एडीपीओ का जो एग्ज़ाम था, मेरा पहला एग्ज़ाम था, मेरा पहला अटैम्प्ट था कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में कि कैसे क्या प्रिपरेशन करी जाती है। तो सर ने नो डाउट बहुत ज़्यादा मुझ पर वर्क किया था कि कैसे बैठना, कैसे बोलना, बॉडी पोस्चर क्या रखना है, सारी चीज़ें। वहाँ पे मेरा जो इंटरव्यू था पीएससी पैनल में था वो बहुत अच्छा हुआ था, और मैं बहुत हद तक मुझे सर ने पॉलिश कर दिया था कि मुझे कैसे बोलना, क्या चीज़ें करनी है। तो बेसिकली मैंने वो जो इंटरव्यू के पैनल होता है, मैंने सिर्फ एक चीज़ वहाँ पे फील करी कि आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा। जो पैनल होता है वो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट चेक करने की कोशिश करता है, आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं कि आपके सामने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करी जाती हैं कि आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। मेरे साथ भी हुई थी कुछ सिचुएशंस ऐसी जो मुझसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। फॉर एग्जांपल मुझसे सीआरपीसी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, 6 या 7 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आंसर्स दिए थे उनके, और सडनली फिर मुझसे 2 क्वेश्चंस ऐसे आए जो कॉन्स्टिट्यूशन से आए थे जो मुझसे नहीं बने थे, और मैंने जब उनमें सॉरी बोला तो जो पैनल के इंटरव्यू का जो रिएक्शन था वो ये था कि ये बहुत नॉमिनल क्वेश्चन हर बच्चे से बनने चाहिए। कहीं ना कहीं ये कोशिश करी गई थी कि मेरे माइंडसेट को चेक करने की कि मैं डिमोरलाइज होता हूँ कि नहीं हूँ। तो उस टाइम पे जो मैंने ये सोच लिया था कि ठीक है, नहीं बना, अपना कॉन्फिडेंस से बाद में जो क्वेश्चंस के आंसर्स आए मैंने उनका बहुत अच्छे से आंसर दिया था। देखिए ये तो सब ठीक था, जिसके लिए तैयारी करते हैं वो फाइनली वो हो रहता है रिजल्ट। जब रिजल्ट आया उसके बाद फैमिली का रिएक्शन, आपका रिएक्शन, और जब ये पता चला कि आपने एमपी टॉप करा है तो उसके बाद क्या रिएक्शन था? क्या ऐसा पहले से सोचा था? सर मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मैं AIR 1 होल्ड करूंगा, लेकिन जैसा कि मेरा जो रिजल्ट था, मेरा प्री का रिजल्ट था और जो इंटरव्यू दे के आया था, उससे मुझे कहीं ना कहीं अनुमान था कि मैं रैंक होल्डर में आ सकता हूँ, टॉप 10 में आ सकता हूँ। ये हर बच्चे के लिए अनप्रिडिक्टेबल होता है कि बच्चा ये टॉप नहीं प्रिडिक्ट कर पाता कि वो AIR 1 रैंक पे होल्ड करेगा। तो कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं कि इस रिजल्ट के लिए बहुत लंबा इंतजार किया हर एक बच्चे ने, मैंने भी किया, पेपर हो गया, बहुत टाइम बाद फिर रिजल्ट आया। तो मेरा रिएक्शन था, मैं बहुत ज़्यादा खुश था उस टाइम पे। मेरे पेरेंट्स का सपना पूरा हो गया, उन्होंने मेरे पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करी, मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और कहीं ना कहीं जो एक खुशी होती है ना
हम कितनी भी मेहनत करते हैं, सब करते हैं, अगर हमारे जो माँ बाप के चेहरे पर जो खुशी देखने मिलती है सिलेक्शन होने के बाद, वो सारी मेहनत सफल हो जाती है उसके बाद। लास्ट क्वेश्चन आदित्य आपसे, जो व्यूअर्स देख रहे हैं आप उनको बताओगे, जैसे जो बच्चा तैयारी करना चाह रहा है या जो तैयारी कर रहा है, तो उनको क्या टिप्स अपने साइड से टिप्स देना चाहोगे? मेरी तरफ से तो ये है कि सबसे पहले तो अपन जो जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं उसमें बेयर एक्ट ही हमारे लिए भगवान होता है, सभी जानते हैं। जितना अच्छा बेयर एक्ट पढ़ना चाहेंगे उतना अच्छा हमारी लॉ पे कमांड बनेगी। इसके बाद मुझे ये लगता है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर है, कि आप अपना खुद का शेड्यूल बनाइए। ये नहीं है कि किसी और को फॉलो करें। कोई दिन में पढ़ रहा है, आप रात में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आप रात में पढ़ो ना, दिन में क्यों पढ़ना है? आप अगर किसी और को फॉलो करोगे तो आप खुद को उस माहौल में ढालने में अपना समय बर्बाद कर दोगे। मेरा जो था, मैं कभी रात में नहीं पढ़ता था, मैं हमेशा सुबह से पढ़ता था। मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया, मैं हमेशा सुबह से ही पढ़ा। तो मैं तो यही कहूँगा, खुद को मत चेंज करो, जैसे हो वैसे रहो, लेकिन अपनी मेहनत ज़्यादा करो उस चीज़ में। और जितना अच्छे से आप कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे, हर दिन पढ़ोगे, तो बिल्कुल आगे बढ़ोगे। और कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना ही चाहिए। बिल्कुल। तो आज ये थे आदित्य, और इन्होंने बताया कि कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट आपको टिप्स दी है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो में आप जो उन्होंने आदित्य ने बताया उसको आप फॉलो करिए। उम्मीद करूंगा कि आपका भी रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, आप भी बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे, और कोशिश कभी ऐसा होगा कि हम आपके साथ भी, जहाँ आदित्य बैठे हैं वहाँ आप बैठेंगे। तो इन सारी चीज़ों के साथ, और मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ अपने जो दोस्त जुडिशरी या एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी इस वीडियो को ज़रूर भेजें। हैव अ गुड डे, थैंक यू।